न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं नीतीश कुमार आप लोगों का एजुकेशनल ट्रिप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके सीटेट ईवीएस सन 2019 के पेपर को सॉल्व करना। इसी पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि कहां से आपके सन 2019 में दिसंबर में प्रश्न पूछे गए थे और उनका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो फिर समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर हो तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? 132.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2-3 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि कौन सा महीना आपका 29 का है, कौन सा 30 का है, कौन सा 31 का है। तो लीप वर्ष जो होता है वो आपका 29 का होता है। ऐसे सामान्य जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। अब यहाँ पर क्या है कि कौन सा महीना 30 का, कौन सा 31 का, तो उसको पहचानने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की बनी फरवरी, शेष माह 31। तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये 4 महीने ऐसे हैं जो 30 के होते हैं। बाकी के जितने भी महीने होते हैं वो 31 के होते हैं और जो आपकी फरवरी होती है वो 28 की होती है और जब लीप वर्ष की फरवरी होती है तो वो 29 की होती है। ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि चाल बराबर दूरी बटा समय यहाँ पर सूत्र लगेगा और जब 19:45 से 11:45 के बीच की अगर हम दूरी को देखें तो कुल जो आपका समय लगा है वह 40 घंटे का लगा है और जब 2120 में 40 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। तो सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला पर्वतारोही है। सूर्यमणि जो है वो झारखंड की रहने वाली एक आदिवासी लड़की थी जिसने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख करके पूछा था कि जंगल किसके हैं। सन 2007 में जंगल अधिकार कानून पारित हुआ जिसमें यह बताया गया कि जो जनजातियां 25 वर्षों से जिस जंगल में निवास कर रही हैं वहां की संपदाओं पर वहां के आदिवासियों का ही अधिकार होगा। इस नियम से परिचित कराने के लिए सूर्यमणि ने एक केंद्र खोला जिसका नाम रखा उसने तोरांग। तोरांग जो है वो कुड़ुक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल। तो सूर्यमणि का संबंध तो झारखंड से हो गया। कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल सही उत्तर है। यह एक वेट लिफ्टर है जो 12 साल से ही वजन उठाने का प्रयास करती है। इसके पिता हवलदार हैं और अब तक ये अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग में कुल 130 मेडल जीत चुकी है। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो यहाँ ध्यान देंगे कि चुकंदर आपका जड़ है लेकिन आलू और अदरक जो है दो के दोनों भूमिगत तना हैं। गाजर आपकी जड़ है लेकिन हल्दी और अदरक आपका भूमिगत तना है। शकरकंद आपका जड़ है, मूली आपकी जड़ है लेकिन हल्दी आपका भूमिगत तना है। गाजर, चुकंदर और मूली ये 3 के तीनों जड़ें हैं यानी कि आपका यह उत्तर सही हो जाएगा। अगला,
रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो आपका रेगिस्तानी ओक होता है वह कहाँ पर पाया जाता है? आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। जो इसमें फंस जाते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। इनमें से सही कथन है केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और डी, ए, बी और सी। तो इनमें आपका जो सही उत्तर होगा वह आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये गलत है, क्योंकि ये चूहे वगैरह का भी शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। जो इसमें फंस जाते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, ये भी गलत है, क्योंकि ये कोई आवाज़ नहीं निकालता बल्कि गंध निकालता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए और बी। चलिए अगला। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो सन 1930 में महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी वह गुजरात में है। अहमदाबाद से लेकर के दांडी तक इनकी यात्रा थी सन 1930 में। तो यह जो दांडी है वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका गुजरात में स्थित है। तो गुजरात का ही एक ज़िला है जिसको कहते हैं नवसारी ज़िला, और उसी नवसारी जिला के दांडी गांव तक यह यात्रा हुई थी। चलिए अगला प्रश्न। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकुना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो तेज बुखार के साथ कपकपी जो होता है वह आपके मलेरिया में आता है, और इसी का उपचार जो था वो पहले सिनकोना के छाल से किया जाता था। अगला प्रश्न। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। एक बार प्रश्न आप लोग फिर से देख लें। किसी डॉक्टर के घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा आपका उत्तर पश्चिम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय।
तो मिजोरम में जो होती है वो आपकी झूम खेती प्रसिद्ध है। जो आपकी झूम खेती होती है यह एक प्रकार की स्थानांतरणशील खेती है, और इस स्थानांतरणशील खेती में वहाँ की आदिवासी जो जातियाँ होती हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती हैं, जंगलों को काटती हैं, जलाती हैं और खेती करती हैं, और कुछ समय के बाद, साल 2 साल बाद, वह जगह को छोड़ करके चली जाती हैं। तो जब कभी भी फसल अच्छी होती है तो वहाँ के लोग एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं जिसे हम लोग चेराव कहते हैं। तो मिजोरम के झूम खेती का जो प्रमुख नृत्य है वह आपका क्या है? चेराव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपको बताने हैं। जल्दी से आप लोग इसको सेट कर लें, और अगर आप सेट ना करना चाहें तो आपका भारत भाग 2 में मैंने किस राज्य के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं उसका वीडियो मैंने आपको बना करके दे दिया है। मैं उस वीडियो को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसकी लिंक से उसको ओपन करके ज़रूर देख लें, आपको अच्छा लगेगा वह वीडियो। तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये तीन के तीनों जो हैं वह तमिलनाडु की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कि उसके निकटवर्ती राज्य हैं। अगला, एनसीएफ सन 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पहला, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ाना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो आप जल्दी से इसको देख करके बताएं कि इसमें से क्या हो सकता है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है। एनसीएफ सन 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ाना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और अगला ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तो बात जब एनसीएफ सन 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की हो तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखने में तो आपको सभी के सभी चारों उत्तर आपको सही लग रहे हैं। तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान दें कि जब आप एनसीएफ की पेडागॉजी सॉल्व कर रहे हो, पर्यावरण की पेडागॉजी सॉल्व कर रहे हो, तो आप अध्यापक की तरह नहीं बल्कि बच्चों की तरह व्यवहार करें, आपको इसका सही उत्तर आसानी से मिलेगा। क्योंकि यदि आप शिक्षक की तरह पेडागॉजी सॉल्व करेंगे तो यह आपको तकलीफ प्रदान करेगा ही करेगा। चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित हुआ है। पहला, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 की विषय का क्षेत्र है जो संकलित हुआ है तीनों के लिए, यानी कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों तीनों से परिचित कराने के लिए यह विषय रखी गई है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या
पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 1, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणीय अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 3 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 1, 2 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित अनिवार्य होती है और इन्हीं के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्यावरण अध्ययन यानी कि पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व करना हो पर्यावरण में तो बच्चे बनिए, तो ये जो आपका होता है वो बाल केंद्रित होता है, यानी कि बच्चों की तरह आपको बनाने का प्रयास करता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो बाकी तो आपकी थीमें हैं, लेकिन ये जो आपका जानवर है ये क्या है? आपका उप थीम के अंतर्गत आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो ये जानवर जो है वो आपका उप थीम है। यह मैंने आपको एनसीएफ सन 2005 से जब मैंने परिचित कराया था तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग इसको जरूर देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। प्रश्न एक बार फिर से आप लोग इसको देख लेंगे कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, क्योंकि ये जो आपका है कि केवल सूचना प्रदान करने के लिए तो पर्यावरण शिक्षण होता नहीं है, या फिर केवल एनसीएफ की थीम पढ़ाने के लिए तो होता नहीं है, और पुस्तकों पर आप आधारित होकर के पर्यावरण शिक्षण नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका सही उत्तर जो होगा वो आपका पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा कि विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणीय अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें,
पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों में दी गए व्याख्या और परिभाषा। अब आपके कोड दिए गए हैं ए, बी और सी, केवल ए और सी, ए, सी और डी, केवल सी। प्रश्न आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे अपने हिसाब से। तो आपका सही उत्तर जो होगा वह 3 के तीनों हो जाएगा। कौन कौन सा? आपका ए, बी और सी। कैसे? कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना जरूरी है, बच्चों के समुदाय के सदस्य, टोली का निरीक्षण उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, समुदाय के सदस्य रहेंगे तो बच्चे आसानी से सीख सकेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गए व्याख्या और परिभाषा। तो व्याख्या और परिभाषा जो शिक्षक होता है वो अपने हिसाब से करेगा ताकि बच्चे जो होंगे सरल भाषाओं में आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बच्चों के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण यही 3 होते हैं, क्योंकि व्याख्या और परिभाषा जो होती है वो बच्चे नहीं बल्कि शिक्षक करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो आपका कूट है ए, सी, डी, केवल ए और बी, केवल सी और डी, ए, बी और सी। तो वृत्तांत और कहानियाँ इन दोनों के माध्यम से बच्चों को प्रभावशाली ढंग से जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा केवल ए और बी। ठीक है, अब इसका भी क्लियरेशन कर देते हैं कि वृत्तांत और कहानियाँ जो होते हैं वो कहानियों के माध्यम से बच्चों को पाठ्यक्रम रोचक बनाया जा सकता है। ठीक है, अब सी ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। तो व्याख्यात्मक बात ये पहले से भी एनसीएफ सन 2005 कह चुका है कि बच्चों के सामने परिभाषाओं, सिद्धांतों एवं गूढ़ तथ्यों का उपयोग नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या शिक्षक कैसे कर सकता है जब तक कि वह बच्चे उस क्रियाकलाप में रुझान ना लें, जबकि किसी भी प्रकार की कहानियों में बच्चे जो होते हैं रुझान आसानी से लेते हैं। इसलिए जो आपका उत्तर होगा वह आपका ए और बी बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत विवेचना का विकास करना। आपके कूट हैं केवल ए और सी, केवल बी, ए, बी और सी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, ये भी सही बात है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये आपका चौथा वाला ऑप्शन ये ए, बी और सी 3 के तीनों सही हो जाएगा। अगला, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सिखाने पर बल दिया जाता है क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सिखाना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सिखाना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सिखाना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। अब इसका कोड दिया गया है आपके केवल ए और डी, केवल बी और डी, केवल बी और सी, केवल सी और डी। तो आपका सही जो उत्तर होगा उसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या क्या कोड सही हो सकता है। तो कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सिखाना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। ये गलत है क्योंकि समूह में बच्चे जो होते हैं वो अनुशासनहीनता ज़्यादा कर सकते हैं और अनुशासनहीनता का बच्चों के टोली से कोई संबंध नहीं है। अगला, समूह में सिखाना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ये बिल्कुल सही बात है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है।
बिल्कुल सही बात है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो कूट सही हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका केवल बी और सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। आपके कूट हैं केवल डी, केवल सी और डी, ए बी और सी, केवल ए और बी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो परिवार के सदस्य तो सबसे प्रभावी संसाधन है ही, समुदाय के सदस्य भी हैं और समाचार पत्र भी है। कक्षा जो है वो आपका पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए बी और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सीखने का कौन सा सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन का अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानिक, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वैश्विक से स्थानिक, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, यानी कि जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में हम लोग जानें और इसके बाद फिर हम लोग और ज़्यादा बड़ी चीज़ों के बारे में जानते हुए हम लोग चले जाएं। यानी कि जो हमको पता है उसको जानते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहें। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापन, वर्णन अभिलेखन, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन सीखने का रचनात्मक आकलन का संसाधन नहीं है? तो पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण मापनी है, वर्ण अभिलेख है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि का जो परीक्षण है उसका जो होता है वो रचनात्मक आकलन से कोई संबंध नहीं होता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ये बात बताई गई है कि पर्यावरण शिक्षण में कभी भी बच्चों के उत्तरों का आकलन कभी भी सही या गलत के रूप में नहीं किया जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसको दूर करना चाहिए, यानी कि बच्चों का आकलन कभी भी सही या गलत के रूप में नहीं करना चाहिए। अगला, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है कि यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन दूसरे से भिन्न है? मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। तो यहाँ पर जो बाकी सब हैं वो तो पानी में रहने वाले हैं, कौवा जो है वो आपका उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, तो यह जो होता है वो आपका अलग हो जाता है। चलिए अगला, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कराइए आप लोग।
क्या है, एक तरफ में दिया गया है शहर या राज्य और दूसरी साइड में लिखा गया है अत्यधिक पसंद का भोजन। कूट कुछ इस प्रकार से दिया गया है, हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा, और इधर दिया गया है किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी मछली, छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप। तो हांगकांग के लोग पकाया हुआ सांप खाते हैं, बिल्कुल सही है। जो आपके कश्मीर के लोग हैं वो सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं, और गोवा के जो लोग होते हैं वो नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं, और केरल के लोग जो होते हैं किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कलम की मदद से जो आपका कोड दिया गया उसको आप लोग देख लें, और इसके आधार पर आपका जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी A का 5, B का 1, C का 2 और D का 3। ठीक है, चलिए अगला। नीचे दिए गए पक्षियों में की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो आपको मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, कल के वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है कि जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, यहाँ पर उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाता है। कई सारे लोगों के दिमाग में उल्लू उत्तर आ गया होगा, लेकिन उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन जो होता है वो चारों तरफ घुमाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए पक्षियों में से कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका मैना। ठीक है, चलिए। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छत कटीली झाड़ियों की होती है। मनाली हिमाचल प्रदेश में बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन है A और B, B और C, A और C, केवल C। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर घरों जो होते हैं बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते। ये बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं आपके असम में। बाकी आपका A और C दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत आराम करते हैं, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है। इनमें सही कथन है A, B और C, B, C और D, C, D और A, B और D। तो आप में यहाँ पर दिया गया है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम झाड़ियाँ और पत्ता खाता है, ये गलत बात है। वह एक दिन में 100 किलोग्राम झाड़ियाँ और पत्ते खाता है, और हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन जो होता है वो 200 किलोग्राम होता है। तो इसके आधार पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि C, D और A। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ।